हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक टॉपिक मैक्सवेल समीकरण और विस्थापन धारा के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विस्थापन धारा से डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो देखिए, जो विस्थापन धारा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। जो विस्थापन धारा क्या होती है कि मेरे पास कोई अगर दो संधारित्र प्लेटें हैं, अगर मैं यहां दो संधारित्र की प्लेटें ले रहा हूं, अब ये जो दो मेरे पास प्लेटें हैं, इन प्लेटों पे विपरीत चार्ज है, यानी एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। इस पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है और जो मेरी दूसरी प्लेट है उस पे नेगेटिव चार्ज है। इसको अगर मैं प्लेट ए कहूं, इसको मैं प्लेट बी कहूं, तो विस्थापन धारा क्या होती है कि दो संधारित्र प्लेटों के मध्य जो उत्पन्न धारा होती है वो विस्थापन धारा कहलाती है। और जो विस्थापन धारा है ये प्लेटों को विस्थापित करने पे प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे विस्थापन धारा कहते हैं। अब यदि ये जो दो हमारे पास संधारित्र प्लेटें हैं, जिसको मैंने ए और बी नाम दिया, संधारित्र प्लेट, तो इसको यदि मैं विद्युत स्रोत से जोड़ दूं तो जो कुछ धारा है आवेशों के प्रवाह के कारण होती है, जिसे मैं आईसी से डिनोट करता हूं। और ये जो एक संधारित्र प्लेट ए है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो धनात्मक आवेश है वो ऋणात्मक आवेश की ओर चले जाते हैं। इस कारण धनात्मक आवेशों का क्या होता है, विस्थापन होता है, जिससे प्राप्त धारा विस्थापन धारा कहलाती है। तो आप यहाँ इसकी डेफिनेशन वगैरह सब लिख सकते हैं। विस्थापन धारा को आईडी से, यानी आई करंट के लिए, डी डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि दो संधारित्र प्लेटों के मध्य उत्पन्न धारा विस्थापन धारा कहलाती है। और जो विस्थापन धारा है प्लेटों को विस्थापित करने पर प्राप्त होती है। अब यदि दो संधारित्र प्लेटों के बीच मैंने कोई विद्युत स्रोत जोड़ा, तो जो स्रोत है उससे जो कुछ धारा है आवेशों के प्रवाह के कारण होती है, जिससे क्या होता है कि जो धनात्मक आवेश है ऋणात्मक आवेश की ओर चले जाते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। यानी कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश, यानी कि धनात्मक आवेश ए प्लेट पे हैं, तो ये ऋणात्मक आवेश यानी कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर विस्थापित कर जाएंगे। यानी कि आवेशों का क्या होगा, विस्थापन होगा। और जो आवेशों का विस्थापन हो रहा है, तो इससे जो हमें धारा प्राप्त होगी वो क्या होगी, विस्थापन धारा।
यानी कि इसको मैंने बैटरी से ऐड किया, तो जो आवेश हैं वो इसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करते हैं। अब देखिए कि जो विस्थापन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा आईडी होती है, और विस्थापन धारा आईडी को हम डिनोट करते हैं ईडी इक्वल टू इप्सिलन नॉट इंटू डी फाई अपॉन में डी टी। डी फाई क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है, डी फाई अपॉन में डी टी फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है। ऐसे ही जो यहाँ कुल धारा होगी उसको मैं डिनोट करता हूँ आई से, कि कुल धारा जो आई होती है वो आई सी चालन धारा और आई डी विस्थापन धारा के योग के बराबर होती है। अब कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चालन धारा का मान है वो संधारित्र में विस्थापन धारा के बराबर होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करो कि चालन धारा का मान संधारित्र में विस्थापन धारा के बराबर होता है। यानी कि जो चालन धारा IC और विस्थापन धारा ID ये सेम होती हैं। तो देखिए जैसे अभी मैंने रिलेशन देखा कि जो विस्थापन धारा ID थी वो होती है इप्सिलन नॉट इंटू डी फाई अपॉन में डी टी। ऐसे ही यहाँ मैं गॉस के नियम का उपयोग करूंगा कि गॉस के नियम से जो फ्लक्स फाई क्या होता है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश और इप्सिलन नॉट का रेशियो होता है। यानी कि अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूँ यहाँ से और इक्वेशन इसे 2 मान लूँ, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, यानी कि जो आईडी होगी इप्सिलन नॉट इंटू डी फाई अपॉन में डी टी है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ, जो ये समीशन क्यू है इसको मैं क्यू भी लिख सकता हूँ, यानी कि क्यू अपॉन में इप्सिलन नॉट अपॉन में डी टी है। अब यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट ये लिख सकता हूँ कि इप्सिलन नॉट इंटू ये जो डी क्यू अपॉन में डी टी, ऐसे ही जो इप्सिलन नॉट इस इप्सिलन नॉट को मैं यहाँ बाहर ले लूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ इप्सिलन नॉट अपॉन में इप्सिलन नॉट, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो आई डी इक्वल टू आएगा यहाँ से डी क्यू अपॉन में डी टी, और चूंकि जो डी क्यू अपॉन में डी टी होती है वो आई सी के इक्वल होती है, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा कि आई डी इक्वल टू आई सी। कि आई डी इक्वल टू आई सी आ जाएगा, यानी कि चालन धारा विस्थापन धारा की इक्वल होती है। और नेक्स्ट देखिए इसमें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो मैक्सवेल समीकरण है उनमें क्या रिलेशन होता है,
विद्युत चुंबकीय तरंग EMW यानी कि, और मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल जो एक साइंटिस्ट था, उसने यहाँ 4 समीकरणें दी हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे यहाँ। तो देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके लिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसा कैसा होता है देखिए। जो ये एक्स एक्स है वहां मैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण कर रहा हूं। देखिए, यहां जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं यहां इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं। ये जो डॉट डॉट से मैं यहाँ रेड से विद्युत क्षेत्र को डिनोट कर रहा हूं, और जो नीचे की तरफ है वहां मैं चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा हूं। यहां मैंने चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर दिया। अब देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैंने ये जो रेड डॉट है इससे डिनोट किया है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको मैंने यो डॉट से डिनोट किया है। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर विद्युत क्षेत्र और एक्स एक्सिस के नीचे चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के गुणों को प्रदर्शित करती है। यानी कि इसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। और देखिए, मैक्सवेल ने इसमें विद्युत क्षेत्र के लिए और चुंबकीय क्षेत्र के लिए 2 इक्वेशन दी हैं। मैक्सवेल इक्वेशन विद्युत क्षेत्र के लिए तो मैक्सवेल ने क्या इक्वेशन दी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस पे है तो इसलिए इसने ई वाई, विद्युत क्षेत्र को ई वाई से डिनोट किया है। ये E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका ये फलन होता है। ऐसे ही जो चुंबकीय क्षेत्र है ये जेड एक्सिस पे होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को इसने जेड डायरेक्शन में, इसकी जो डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में, और बी से डिनोट किया है, तो बी जेड इक्वल टू होता है B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहां जो E0 और B0 हैं, जो E0 और B0 हैं ये आयाम हैं, और इन दोनों का जो मान है
ये अधिकतम मान होता है। देखिए मैक्सवेल ने इसके अलावा 4 समीकरण दी हैं जो आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं कि मैक्सवेल ने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो समीकरण दी है उनका प्रूव करवाया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हम मैक्सवेल की विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की 4 समीकरणें अब ये कौन सी 4 समीकरण हैं देखिए। जो फर्स्ट समीकरण है वो क्या कहती है, मैक्सवेल की जो प्रथम समीकरण है उसका क्या स्टेटमेंट है, कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। ये जो गॉस का लॉ है उससे संबंधित है, यानी कि जो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है वो गाउस के नियम से संबंधित है। अब गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम ये कहता है कि किसी जो निकाय में उत्पन्न फ्लक्स का मान है वो उसमें परिबद्ध कुल आवेश और जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट उसके रेशो के बराबर होता है। यानी किसी किसी निकाय में उत्पन्न फ्लक्स का मान उस में परिबद्ध कुल आवेश यानी कि Q एवं वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए जो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है उसे निकालते हैं गॉस के नियम से। अब देखिए जो गाउस का नियम है वो फ्लक्स को बताता है और फ्लक्स के लिए हमारे पास एक और रिलेशन होता है कि जो विद्युत फ्लक्स है फाई इक्वल टू ई वेक्टर, ये बंद समाकलन है, इनटू ds वेक्टर या फिर eds हम डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हैं E इंटू ds। इक्वेशन सेकंड दे लेते हैं, यानी कि यहाँ से मैं जो इक्वेशन 1 और 2 है उनको समान कर सकता हूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से कि जो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा बंद समाकलन A इंटू ds। और नेक्स्ट देखिए जो कोई पृष्ठ है उसमें जो आवेश का वितरण है, यदि आवेश का जो वितरण है वो किसी आयतन में हो रहा है
यानी कि रो इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, ये होता है जब आयतन में वितरण है, यानी कि आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में वी। यहां से मैं यदि क्यू की वैल्यू निकालूं तो ये होगा रो वी तो इसको मैं इक्वेशन जो 2 थी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बंद समाकलन ई इंटू डी एस, उसकी जगह पुट करूं तो क्यू की वैल्यू रो इंटू वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बंद समाकलन ई इंटू डी एस। इसको क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं, बंद समाकलन। इक्वेशन 3 दे लेते हैं। अब देखिए जो आयतन बंद पृष्ठ में प्राप्त होता है उसके लिए अब मैं यहां से अगर वैल्यू दूं तो वो होगी कि क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी एस इक्वल टू, क्योंकि यदि आयतन अगर बंद पृष्ठ में है तो इसका भी मेरे को क्लोज इंटीग्रल करना पड़ेगा, यानी कि क्लोज इंटीग्रल रो इंटू वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये कब है? यदि आयतन बंद पृष्ठ में प्राप्त हो, यदि आयतन बंद पृष्ठ में प्राप्त हो तो यहां से ये जो क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी एस इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल रो इंटू वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो विद्युतशीलता है। ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहलाती है। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। ऐसे ही हम मैक्सवेल की सेकंड समीकरण निकालते हैं कि जो मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है वो क्या कहती है? जो मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम को प्रदर्शित करती है, यानी कि जो मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, अभी जो मैंने प्रथम समीकरण निकाली वो विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम था, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। तो देखिए गाउस के नियम के अनुसार क्या होता है, गाउस के नियमानुसार कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान सदैव शून्य होता है। यानी फाई बी, यानी फाई फ्लक्स को डिनोट कर रहा है, बी विद्युत क्षेत्र के लिए है, इसलिए फाई बी इसको ऐसे लिख देते हैं फाई पी इक्वल टू 0, यानी विद्युत क्षेत्र के लिए जो फ्लक्स है उसका मान 0 होता है। और देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा क्या कहती है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा अनुसार कि जो क्लोज इंटीग्रल है बी वेक्टर डॉट डी ए इक्वल टू होता है 0। ये चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ को बताता है डी, तो
तो इसका मान 0 होता है। ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है। मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है। देखिए जो फर्स्ट मैक्सवेल की समीकरण देखी हमने, वो विद्युत क्षेत्र को, सेकंड समीकरण चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। अब जो मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है, मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, जो मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय, जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को व्यक्त करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। अब क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या कहते हैं फैराडे? फैराडे के अनुसार क्या होता है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है, फैराडे के नियम अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। और इसमें जो फ्लक्स होता है वो ऋणात्मक होता है, जिसमें फ्लक्स ऋणात्मक होता है। यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसे मैं ई से डिनोट करता हूं, तो ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है ये ऋणात्मक होती है। अब देखिए ये मैक्सवेल की जो तृतीय समीकरण, इससे कैसे बनाएंगे कि फैराडे ये कहते हैं इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। अब देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, जो अभी हमने फैराडे के मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण में देखी थी, तो वो क्या होती थी, जो फाई इक्वल टू होता था बी वेक्टर इंटू डी होता था। यानी कि जो हमने इक्वेशन अभी सेकंड देखी थी, फाई इक्वल टू होता था बी वेक्टर इंटू डी ए, यानी कि फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी ए। अब इसे यदि मैं इक्वेशन 1 मान लूं, इसे इक्वेशन 2 मान लूं, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा कि जो 1 है इक्वल टू माइनस टी फाई का मान यहां से मैं रख लूं, ये जो फाई है इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बी अपॉन में डी टी डॉट डी ए। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको मैं लिख सकता हूं माइनस
डी इंटू डी टी, और जो क्लोज इंटीग्रल आ रहा था बी इंटू डी ए। अब जो कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई डीएल लंबाई है, उसके लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है। देखिए इस इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई डीएल लंबाई है, उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है। ये होता है E वेक्टर इंटू डी एल, यानी विद्युत क्षेत्र और जो लंबाई है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यहाँ से E वेक्टर इक्वल टू माइनस डी अपॉन में डी टी इंटू बी वेक्टर इंटू डी ए होता है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि E वेक्टर इंटू डी एल इक्वल टू होना चाहिए माइनस डी अपॉन में डी टी के। तो इसे हम मैक्सवेल की तृतीय समीकरण बोल देते हैं, क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो यहां से इसके इक्वल आ जाएगा। ये मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है। तो देखिए मैक्सवेल की जो चतुर्थ समीकरण है वो एम्पियर के जो परिपथीय नियम से संबंधित है। मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण, यानी कि ये जो चतुर्थ समीकरण है ये एम्पियर के परिपथीय नियम से संबंधित है। एम्पियर के परिपथीय नियम से संबंधित है। और ये नियम क्या कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली धारा तथा जो चुंबकशीलता, उनका जो गुणनफल है वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली धारा तथा चुंबकशीलता, या फिर इसको पारगम्यता भी बोल देते हैं, चुंबकशीलता को पारगम्यता का गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है। देखिए इसके लिए ये तो स्टेटमेंट रहा, इसको मैं अगर इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट करूं कि यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली धारा है, तो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती है, यानी कि फाई इक्वल टू होता है म्यू 0 आई। अब इसे मैं इक्वेशन 1 ले लूं तो कोई जो डीएल लंबाई का
क्षेत्र है उसके लिए जो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, यानी कि कोई डीएल लंबाई का अल्पांश होगा, उसके लिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा अनुसार डीएल लंबाई के लिए, यानी कि क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डीएल, ये जो अल्पांश डीएल है उसके लिए ये क्या होगा, म्यू 0 आई होगा। अब यदि मैं धारा घनत्व की बात करूं, धारा घनत्व क्या होता है, J इक्वल टू आई ए होता है, J इक्वल टू आई अपॉन में ए होता है, यानी कि धारा के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित की धारा जो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित हो रही है वो क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। यानी कि जो धारा है, धारा को प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित करें तो वो धारा घनत्व J कहलाती है। तो J इक्वल टू होता है आई अपॉन में ए। अब यदि जो धारा घनत्व है उसके बाद में रिलेशन निकालो तो होगा बी वेक्टर इंटू डी एल इक्वल टू म्यू 0, और आई को लिख सकता हूं मैं J इंटू ए, J इंटू ए। इक्वेशन इसको अगर मैं 3 दे लूं तो कोई धारा घनत्व बंद पृष्ठ के लिए ले हम कि यदि धारा घनत्व बंद पृष्ठ के लिए लें तो क्या होगा, बंद पृष्ठ के लिए क्लोज इंटरवल B इंटू डी एल इक्वल टू म्यू 0 इंटू J इंटू, और बंद पृष्ठ है उसका जो एरिया dA हो जाएगा। अब चूंकि इसे हम मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण बोल देते हैं, यह है मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण है। और चूंकि कई जगह जो धारा घनत्व है उसको हम J इक्वल टू V इंटू बी, इससे भी हम डिनोट कर देते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।